बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। ऑल्दो सब लोग थोड़े से परेशान भी हैं, और आज वो वाली परेशानी नहीं है। आज जी मैच हारने के बाद जो लोगों के दिल अफसुर्दा हैं वो वाली परेशानी है। असल में मैं कहती हूँ लाहौरी कुछ जज्बाती हैं, हर चीज़ वो ना बस दिल पे ले लेते हैं। खुशी है तो वो उनकी खुशी के समंदर के आगे भी बंद बांधना बहुत मुश्किल हो जाता है, और अगर इमोशनल हो जाएं तो बस। लेकिन लोगों की तरफ से जो हमने कल कमेंट्स देखे, मुख्तलिफ हमारे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को लेकर बहुत ही ज़्यादा दिल बर्दाश्ता थे। कज़ाफ़ी स्टेडियम जिस तरह से शायकीन से खचाखच भरा था। मेरे अपने सोशल मीडिया जितने भी हैंडलर्स हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वहाँ पे जितनी फ्रेंड लिस्ट है, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बंदा था जो मैच देखने नहीं गया। और फिर वो जो मैच के दौरान सब लोग स्टेटस अपने अपलोड कर रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह से परफॉर्मेंस जा रही है। ऑल्दो मैं पूरा मैच नहीं देख पाई, लेकिन मैं अपडेट रही कि किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं और परफॉर्मेंस को लेकर जो है वो तनकीद भी कर रहे हैं। तनकीद बहुत सारे लोगों ने की एक एक खिलाड़ी की परफॉर्मेंस पे कि उस तरह से खिलाड़ी नहीं खेल पाए। खुशदिल की परफॉर्मेंस को लेकर सब लोग कहते रहे, शोर भी ये डालते रहे कि पर्ची हमेशा से नाखुशी किया और अच्छी परफॉर्मेंस किसी एक मैच में भी नहीं दिखा पाए। लेकिन हम कहते हैं ना लाहौरी हैं और फिर बड़े दिल वाले हैं, तो हम ये कहते हैं कि हमारे लिए अच्छी चीज़ ये है कि हमारे शहर की रौनकें बहाल हुई हैं। कम अज़ कम यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा कदम है। तो हार जीत तो खेल का हिस्सा है, टीम को अपनी परफॉर्मेंस पर गौर करने की ज़रूरत है, इस पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़, लेकिन हार जीत तो खेल का हिस्सा है। अच्छी चीज़ ये है कि बहुत अच्छे तरीके से इंतजामात हुए, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी, सिक्योरिटी की जानिब से भी, इंतज़ामिया की जानिब से भी बहुत अच्छे इंतज़ाम किए, और ये एक अहम मरहला था जो कि खुश उसलूबी से अपने अंजाम को पहुँचा। हम शामिल कर लेते हैं, हमारा पहला सेगमेंट है एक दिन एक नेकी। आज का पैगाम आपके साथ शेयर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल, अफजल ईमान कौन सा है? तो आपने फरमाया कि तू इस बात को जान ले कि अल्लाह तेरे साथ है, तू जहाँ भी हो। यानी कि जब तुझे इस बात का इल्म और यकीन तुझे हासिल हो जाता है कि तू जिस जगह पर भी हो अल्लाह तेरे साथ है, अगर यही ईमान और यकीन हमें हासिल हो तो कभी भी हमसे बुराई सरजद ना हो, जुर्म सरजद ना हो, गुनाह सरजद ना हो। और वो इल्म और यकीन क्या है? वो ये है कि जहाँ पर भी मैं बैठा हूँ, खलवत है, जलवत है, महफिल में हूँ, दोस्तों के साथ हूँ, घर से बाहर हूँ, घर में हूँ, किसी तालीमी इदारे में बैठा हूँ, किसी जगह पर भी मैं मौजूद हूँ, तो ये यकीन और ये इल्म मेरे साथ हो कि मेरा खुदा मेरे साथ है। जैसे कुरान पाक ने कहा कि तुम दो होते हो तो तीसरा खुदा होता है, तीन होते हो तो चौथा खुदा होता है। गोया कि हर वक्त खुदा हमारे साथ है। 5 वक्त हम नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज भी दर हकीकत हमारे अंदर इसी यकीन और ईमान को पैदा करने के लिए है कि खुदा हमारे साथ है। हम रोज़ा रखते हैं, इसी यकीन और इल्म को पैदा करने के लिए है, और इसको पुख्ता और मजबूत करने के लिए है कि खुदा हमारे साथ है। इसी तरह ये यकीन अगर हमारी ज़िंदगी में पुख्ता हो जाए तो फिर क्या होगा? हम गुनाहों से बचेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको सिर्फ़ इस हालत को और इस कैफियत को सिर्फ़ ईमान नहीं कहा, बल्कि इसको अफजलुल ईमान कहा। यानी ईमान की बेहतरीन हालत, बेहतरीन नाम ईमान दर हकीकत यही है कि हम जहाँ पर भी हों, जिस जगह पर भी हों, जिस वक्त में भी हों, खा हम तन्हाई में हों, हमें इस बात का इल्म और यकीन होना चाहिए कि खुदा हमारे साथ है। और बहुत अच्छी बात है अगर हम सिर्फ ये सोच लें कि हम तन्हाई में हैं, हुजूम में हैं, वो खुदा की ज़ात हमारे साथ है। चाहे कोई परेशानी है, परेशानी में हमें लगता है कि हम अकेले हैं, नहीं जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। खुदा की ज़ात हमेशा आपके साथ होती है और आपको कभी अपने बंदे को मुश्किल में नहीं आने देती है। और इसके साथ साथ अगर आप किसी हुजूम में भी हैं, आप कोई ऐसा काम करना चाह रहे हैं जिससे मना किया गया है, तो यकीन मानिए खुदा की ज़ात आपको देख रही है। बड़ा अच्छा आज का पैगाम था जो कि हमने आपके साथ शेयर किया है।
अब हम आगे बढ़ेंगे और शामिल कर लेते हैं आज की टॉप स्टोरीज, जो कि मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा पहली खबर की तरफ आऊं, लेकिन जी क्या करें। लीड स्टोरी है आज की, फाइनल मैच का मजा किरकिरा। शाहीन चारों शाने चित, T20 कप इंग्लैंड ले गया। पंजाब एहसास राशन प्रोग्राम का आगाज, 100 अरब रुपए की सब्सिडी। डेंगू के ताबड़तोड़ हमले। और जो कारोबारी अफराद गैर रजिस्टर्ड हैं उन्हें अब टैक्सनेट में लाया जाएगा। वेलकम बैक। खबरें आप जान चुके हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर शाहिद सिप्रा मौजूद हैं। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप? बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र है। अच्छा जी, खबर की तरफ जाने से पहले शाहिद सिप्रा साहब हमेशा शिकायत ये करते हैं कि मंडे के दिन हमने खबरें रखी होती हैं महंगाई की, इतवार बाजारों की, लोड शेडिंग की, लेकिन आज जो खबर है राजी आपने उससे भी नहीं होना, ऐसा ही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज जो खबर है ये तो आपके पूरी कम्युनिटी के लिए है। हाँ। कि आपके लाहौर में एक टीम आई, वो खेल कर चली गई और फिर हरा कर भी चली गई। हाँ। तो फिर उस पर देखें, अब क्रिकेट है, इसमें कुछ भी हो सकता है, खेल है, इसमें हार जीत होती रहती है। अब देखें, गुज़श्ता शब से या एक दो दिन पहले जो हम लोग मैच जीते फिर हारे, उस पे क्या होता रहा, कभी टीम को सपोर्ट किया जाता है, कभी टीम के अगेंस्ट हो जाते हैं, कभी सोशल मीडिया पे तनकीद का निशाना बनाया एक जाता जीत है। के बाद ना लाहौरियों ने बहुत ज्यादा वो उम्मीदें बांध ली थी कि टीम जीतने वाली है, लेकिन जो कारकर्दगी कल रही, बाबर आजम की कारकर्दगी को लेकर सब लोग बहुत मायूस रहे। 0 कारकर्दगी, एक के बाद एक कैच छोड़ा गया। देखें, कल जो 2 कैच ड्रॉप हुए हैं जिसपे कप्तान को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, वो शायद अगर वो हो जाते तो मैच का आज रुख कुछ और होता। देखें, हदफ जो दिया गया है वो 210 रन का दिया गया। 209 रन बना लेना T20 मैच में ये बहुत बड़ा टारगेट होता है। 160-70 की बात होती है हमेशा कि 160-70 हम लोग कर लें तो ये बड़ा स्कोर होता है, इसको चेस करना मुश्किल होता है दूसरी टीम के लिए। लेकिन जब आप एक पहाड़ जैसा हदफ आपके सामने आ जाए और फिर कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिसमें हमेशा कहते हैं कि मिडिल ऑर्डर जो हमारा है वो ठीक नहीं है, उसकी बुनियाद पर हम नुकसान उठाते हैं, और फिर कप्तान का शुरू में ही आउट हो जाना, फिर एक उम्मीद रह जाती है मोहम्मद रिजवान की, और फिर उसका भी आउट हो जाना। तो उसके बाद तो देखें, स्टेडियम से लोग वापस जाना शुरू हो गए थे। कप्तान का आउट होना और रिजवान के आउट होने के बाद सब लोग जो हैं वो उस तरफ चले जाते हैं कि ये मैच अब हमारे हाथ से। मैंने जैसे कि बताया, मेरी सोशल मीडिया लिस्ट में कोई ऐसा बंदा नहीं था सिप्रा साहब जिसकी मैंने स्टेडियम में तस्वीर। देखें, जज्बा तो इस तरह है ना कि आपकी शाहराएं भी बंद हो रही हैं, आपकी ट्रैफिक भी ब्लॉक हो रही है, लोगों का मिनटों का सफर घंटों में हो रहा है, सिर्फ इसलिए कि एक इंटरनेशनल टीम आपके पास खेलने आई। क्रिकेट बहाली के 17 साल बाद एक ऐसा यहाँ पे टूर्नामेंट हुआ, ऐसे मैचेस हुए हैं कि एक उम्मीद पैदा हुई कि इंटरनेशनल क्रिकेट यहाँ बहाल होगी और होनी भी चाहिए। उसके लिए क्या है कि हम और आप आवाम जो हैं वो कुर्बानी दे रहे हैं कि ट्रैफिक ब्लॉक हो रही है, जगह जगह बैरियर्स लगे हुए हैं, मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, उनको घरों में पहुंचना है, किसी और जगह पे जाना है तो उसमें मुश्किल हो रही है, सिक्योरिटी के मसाइल हैं, कहीं से रास्ता बंद है, कहीं से खुला है। ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करने के बाद बुनियादी मकसद इसका क्या है कि हमारे यहाँ क्रिकेट की बहाली होनी चाहिए, और वो हो भी रही है। पहले भी टीमें आई, अब भी आई हैं। अब बात रही कि क्रिकेट टीम की जो पाकिस्तानी है उसकी परफॉर्मेंस पे, वो आपके सामने है कि 7 मैचेस थे, उसमें पहले जो ओवरऑल इसको मायूस कुन परफॉर्मेंस। क्यों मायूस कुन कहेंगे? देखें, नहीं, हम कल के मैच को लेकर तो इस तरह कारकर्दगी देखें ना, तो कल के मैच की तो बहुत सिप्रा साहब मायूस कुन थी। नहीं, बॉलिंग की आप बात करें ना, आप उसके बाद बैटिंग पे बाद में आते हैं, पहले बॉलिंग की हम बात करते हैं कि हमारे बॉलर्स ने क्या बॉलर्स की इस तरह की परफॉर्मेंस, उन्होंने एक इतना बड़ा हदफ हमें दे दिया। चलें ठीक है, हदफ हमारे सामने आ गया। आप लोगों ने चेज नहीं किए हुए 200 रन, इसी टीम ने किए हुए ना, एशिया कप में भी किए हैं, बिल्कुल किए हैं ना। तो उसके बाद एक उम्मीद थी कि शायद हम लोग इसको कर लेंगे। कप्तान और रिजवान, जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ कि इन 2 का आउट होना, हम लोग जो हैं वो समझते हैं कि इसके बाद ख़त्म, और फिर आखिर में अगर 20-25 रन रह गए तो मोहम्मद आसिफ की उम्मीदें बांध लेते हैं लोग। अगर मोहम्मद आसिफ आ जाए तो वो उसके बाद शायद हम मैच जीत जाते हैं, और जीतते भी हैं। उनकी 3-4 मैचेस में इस तरह की परफॉर्मेंस। हाँ, वो भी गया। अच्छा, कई मैचेस में गया, कई मैचेस में जो यहाँ हुए हैं उनमें कई मैचेस में गया।
आप एशिया कप का उसका जो पहले हुआ है उसमें देखिएगा कि अफगानिस्तान के साथ जब आउट हुए तो उसके बाद क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अल्टीमेटली आप मेरे ख्याल में मायूस नहीं होना चाहिए। एक नए सफर पे टीम एक नए सफर पे गई हुई है, रात रवाना हो गई है, कल उनका पहला मैच है, तो मेरे ख्याल में हमें उनके लिए दुआ को होना चाहिए कि हमारी क्रिकेट टीम जो है आगे खेले। ठीक है, होम ग्राउंड में खेल है, वो हिस्सा है, वो जीत भी सकती थी, हार भी सकती थी। टीम को अब बगौर जायजा लेना चाहिए क्योंकि T20 वर्ल्ड कप का अब आगाज होने जा रहा है, तो अब इन चीज़ों से आपको सीखना भी है, कहाँ कहाँ देखना है, नक़ाइस उनको ठीक भी करने हैं। फिलहाल हम दिल बर्दाश्ता हैं, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि इस खबर को छोड़ के हम अगली खबर की तरफ आ जाएं। नहीं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ओवरऑल आपने सिक्योरिटी, ट्रैफिक और इंतजामिया के किस तरह से इंतजाम थे, मैं चाहूँगी उस पर एक दफ़ा रोशनी डाल दें। देखिए, सिक्योरिटी के इंतजाम तो आपके सामने हैं कि आपके हर जगह पे पुलिस का मुसल्लह एहलकार थे। फिर उस सबसे इम्पोर्टेंट मसला क्या था, सिक्योरिटी तो चले अपनी जगह पे, जब आप हर चीज़ बंद कर देंगे सिक्योरिटी तो ऑटोमेटिकली हो गई। ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखना एक बहुत बड़ा काम था। उसमें किसी जगह पे ट्रैफिक ब्लॉक होती भी रही, लंबी लंबी कतारें भी लगती रही। हमारे यहाँ तो इतनी ट्रैफिक है कि खुदा न खासा छोटा सा एक्सीडेंट हो जाए और 2-4 मिनट में कतार लग जाती है। फिर 15 से 20 मिनट अगर आप रूट लगा रहे हैं और उसमें मेन शाहराहें हैं। हमने जो माजी में मिसालें देखी हैं उससे काफ़ी हद तक इस दफ़ा बेहतरीन हालात। माजी में क्या होता था कि आप कलमा चौक, लिबर्टी और ये बुलेवार्ड सारा बंद कर देते थे, ये ट्रैफिक को आप रास्ता नहीं देते थे। उस वजह से इस कलमा चौक वाला एरिया, बरकत मार्केट ये एरिया और मुस्लिम टाउन ये इसमें ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती थी। इस दफ़ा क्या हुआ कि जब टीमें गुजर गईं, आपने कलमा चौक वाला रास्ता सेंटर पॉइंट से पहले था कि आप कैंट या कैवेलरी की तरफ मूव करवाते थे और फिर लोग दूसरी साइड से आते थे। अब ये था कि आप लिबर्टी और उस साइड से बुलेवार्ड खुला रखा आपने। प्लान थोड़ा चेंज किया गया। अल्टीमेटली क्या हुआ कि लोग, ठीक है उनको मुश्किलात भी हुई, लेकिन कदरे बेहतर हालात थे कि ट्रैफिक की रवानी घंटे 2 बाद जो है बहाल हो जाती थी, उसके बाद चला जाता था। पहले क्या होता था कि टीम ने 4 बजे मूव होना था, आप 1 बजे 11 बजे स्कूल्स बंद करके 12-1 बजे आप बैरियर्स लगाना शुरू कर देते थे और बाज़ जगहों पे ट्रैफिक ऑटोमेटिकली मुतासिर होना शुरू हो जाती थी। अब ये नहीं था, अब ये था कि जब टीम ने मूव होना है उससे 20-25 मिनट पहले बंद करते थे। ट्रैफिक ज़रूर ब्लॉक होती थी, लेकिन बाद अज़ां उसकी बहाली का काम जो है वो हो जाता था। ट्रैफिक वार्डन जो सिटी ट्रैफिक पुलिस है उसकी काविश को सराहना चाहिए, बिलखसूस पुलिस एहलकारों को जो आपके 12-12 घंटे 14-14 घंटे जिन्होंने फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। हिम्मत की बात है, हर तरह के रवैयों को बर्दाश्त करना, मौसम की सख्तियों को बर्दाश्त करना, और ये एहलकार अपने लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए। सो इनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, इनके साथ ताबुन भी करना चाहिए और दिल पर पत्थर रख के ये भी कहना चाहिए कि तुम हारो या जीतो सुनो, हमें तुमसे प्यार है। और साथ ही साथ पॉजिटिव चीज़ जो मुझे इस तमाम सूरत हाल में लगती है वो ये है कि यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली हुई। वो एक जो मैसेज हम पूरी दुनिया में देना चाहते हैं कि हम पुरअमन मुल्क हैं, हम बहुत अच्छे तरीके से इस तरह के इवेंट्स करा सकते हैं। सो एक पॉजिटिव इमेज जो है हमारे मुल्क का इससे क्रिएट होता है। बाकी चीज़ें तो हार जीत हर खेल का हिस्सा है और हर जगह बेहतरी की गुंजाइश भी होती है। खैर, नेक्स्ट टाइम के लिए गुड लक टीम पाकिस्तान। ऐसे तो नहीं है कि जी हम अपनी टीम को सपोर्ट नहीं करेंगे, हमेशा करेंगे। अभी एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। अगली खबर की तरफ आएंगे। खबर हमारे पास है जी, पंजाब एहसास राशन प्रोग्राम का आगाज़, 100 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। कितनी ज़रूरत है ये एहसास सेहत कार्ड की, एहसास राशन प्रोग्राम की। इससे पहले वो जो लोगों को इमदाद दी गई और उन्हें कहा गया कि 2000 रुपये दिए जाएंगे, जिस तरह से लंबी कतारें। अगेन थोड़ी सी खबर की डिटेल में आपके साथ शेयर कर दूं जी। खबर की डिटेल के मुताबिक ये जो राशन प्रोग्राम है इसके लिए जी वज़ीर आला ने शादमान मार्केट में एहसास रियायत राशन स्टोर का इफ्तिताह किया। उसके बाद जी 80 लाख खानदानों को 100 अरब रुपए की सब्सिडी फराहम की जाएगी। इसके लिए आपको करना क्या है जी, जो मुस्तहिक अफराद हैं 8123 पर शनाख्ती कार्ड नंबर SMS करें तो फिर आपको डिटेल्स जो है बताई जाएंगी। शायद सिप्रा साहब क्या कहेंगे? देखें, अच्छा प्रोग्राम है अगर इस पर अमल दरामद हो जाए कि गरीब, मतवसत और मुस्तहिक जो लोग हैं उनको गवर्नमेंट सब्सिडी देना चाह रही है और बिलखसूस अशिया ज़रूरिया पे जिसमें आपके आटा, घी, चीनी, दालें हैं उन पर रियायत दी जाएगी।
और लिखने को तो 40% लिखते हैं। जरा मेरे ख्याल में ये बताइएगा कौन लोग इसमें फॉल करते हैं, मतलब कौन ये तो क्राइटेरिया वो बनाएंगे। देखें आपने अपना कौमी शनाख्ती कार्ड भिजवाना है, SMS करके देख सकते हैं, हम उसमें पूरा देख लें, आप भी भेज के देख लें। जिस तरह मैं आज तक अपने सेहत कार्ड पे भेजता हूँ तो मैं वो कहते हैं जी आप नहीं है, आप इस पे नहीं आ सकते। अच्छा हाँ, तो उस पर जब भी मैंने किया तो उन्होंने रिफ्यूज़ किया कि आपकी सेहत कार्ड में। इसी तरह कोई इसका भी क्राइटेरिया होगा कि मुस्तहिक जो लोग होंगे या किस लेवल तक क्या इनकम, हर किसी को पता है जी रोज़ाना उजरत वाले मजदूर तबका जो है वो मुस्तहिक है। अदरवाइज जो आम तनख्वाहदार तबका है जो गुजर बसर अपना फैमिली का कर सकता है, सफ़ेद पोश लोग हैं वो कर सकते हैं। ये वो लोग हैं जो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का, अपने ख़ानदान की कफालत करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए है। और अब एक शादमान मार्केट में आपने खोल दिया, 40% तक की मुझे नहीं समझ आ रही कि 40% तक जो कीमतें हैं इनमें रियायत दी जाएगी। अब मुझे बताएं कि दाल की कीमत आज आप 250-270 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से चल रही है। उसके बाद आपके सबसे महंगी दाल जो है वो 375 रुपये किलो तक भी है। इसमें अगर सब्सिडी आप दे रहे हैं 40%, इसका क्या मतलब है? इसको तो आ जाना चाहिए 125-30 रुपये किलो तक आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं होगा। मकसद क्या होता है कि जब गवर्नमेंट कोई चीज़ अनाउंस करती है या आवाम को रिलीफ देने की कोशिश करती है तो उनके निचले जो इदारे होते हैं, जो आपके इंतज़ामी इदारे हैं, वो उसको उस तरीके से यकीनी नहीं बनाते जिस तरह हुकूमत सोच रही होती है। 100 अरब रुपए की सब्सिडी देनी है, 80 लाख शायद लिखा है कि ख़ानदान इससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। अब मुझे बताएं अगर ये प्रॉपर तरीके से चल जाए तो बहुत सारे आपके गरीब और मतवसत और मुस्तहिक लोग जो हैं इससे मुस्तफ़ीद हो जाएंगे। लेकिन माजरत के साथ तो मैं आपकी बात काट रही हूँ। आपको पता है कि इस तरह के प्रोग्रामों में क्या होता है, वो जो 2000 रुपये लेने के लिए लोग जाते थे उनसे कुछ पैसे भी रखे जाते थे और जो उन्हें वो 2000 रुपये के लिए कतारों में लगना पड़ता था और बाद में जाके पता चलता था कि उनके फिंगरप्रिंट्स ही नहीं मैच कर रहे और फिर वो जो लोग वहाँ पे बैठे होते हैं वो अपना हिस्सा रख लेते हैं। क्या गारंटी है कि ये स्टोर्स पे बैठे लोग सामान इधर उधर नहीं करेंगे, लोगों को तंग नहीं करेंगे, जिस कीमत का तयन किया गया उस पर चीज़ें देंगे? मैं तो यही बात कर रहा हूँ कि आपके दीगर जो इंतज़ामी इदारे हैं, जो यहाँ पे स्टाफ होगा, अगर वो इस पर अमल दरामद करवाए, मेरे ख्याल में दूसरा इसका पहलू मैं कहूँ, यूटिलिटी स्टोर हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है। वहां से तो आटों के थैलों की पैकिंग चेंज करके गायब कर देते हैं सर। आप बेस्ट ऑप्शन कह रहे हैं। मैं अब सुने ना, खाली रैक पड़े हैं, आप बेस्ट ऑप्शन कह रहे हैं। तो यहाँ से गायब नहीं होंगे, मैं वही कह रही हूँ, यहाँ से भी गायब होंगे। मैं ये कह रहा हूँ बेस्ट ऑप्शन, मैं बेस्ट ऑप्शन इस तरह कह रहा हूँ कि हमारे पास इमारत भी मौजूद है, हमारे पास एक ठिकाना भी मौजूद है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक्स्ट्रा पैसे हमारे पास वहाँ सप्लाई भी आएगी, हर किस्म की सस्ती और जो भी मयार उन्होंने रखा हुआ उसके मुताबिक चीज़ें होंगी। हम यूटिलिटी स्टोर को तो चला नहीं पाए, जिस पे आप कितने 100 अरब की आप कहते हैं कि सब्सिडी दे रहे हैं, उसके बाद ना वहाँ घी मिलता है, ना आजकल आटे का बहरान है। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था 3-4 महीने बाद घी चावल ये नहीं कम से कम मिलते, ये तो बेसिक चीज़ें भी, बुनियादी चीज़ें भी यही। आटे का बहरान 3-4 महीने में इससे भी संगीन हो जाएगा और लोगों को आटा नहीं मिलेगा और कीमत बढ़ेगी। उसकी क्या वजह है कि अभी मैंने लास्ट टाइम भी कहा था गंदम की काश्त होना भी 1 महीने बाद होनी है, फिर 3-4 महीने में उसने पकना जाके, उसके बाद फिर उतरनी है फसल, शायद उसके बाद रेट जो गवर्नमेंट मुतय्यन करेगी उस पर फरोख्त होगी तो हालात ठीक होंगे। मैं इसलिए बात कर रहा था कि हमारे पास एक छत मौजूद है, अगर गवर्नमेंट अपनी तशहीर करने की बजाय उसी छत को, उसी चीज़ को, अच्छा फिर क्या हो जाएगा, यूटिलिटी स्टोर जो फेडरल गवर्नमेंट का है, हमारे यहाँ ये भी सियासी अदम इस्तेहकाम चल रहा है। हाँ। कि अवामी फलाह की जो बात होगी हमने उस पर भी नहीं मिलना, हमने उस पर भी सियासत करनी है। का मामला, ये पंजाब का जहाँ उन्होंने जो मीडिया से गुफ्तगू की है हमारे CM साहब ने, उन्होंने वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो प्रोग्राम्स हैं उन्हीं को डिस्कस किया है कि वही रियायती प्रोग्राम, वही उन्होंने जो किया उस पर। बाकी जो फेडरल गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है या फेडरल गवर्नमेंट कुछ अनाउंस कर रही है उस पर बात नहीं की। मेरे ख्याल में जब आवाम की फलाह की बात हो, जब आवाम को कोई आप रिलीफ देने जा रहे हैं तो फेडरल में कोई गवर्नमेंट हो, प्रोविंस में कोई गवर्नमेंट हो, तो हुकूमतों का काम क्या होता है कि मिलकर लोगों को रिलीफ दें। रिलीफ की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं सैलाब मुतासरीन की हेल्प के लिए कैटेगरीज बनी हैं, पंजाब की अपनी बातें हो रही हैं, विफाक की अपनी बात। इस मामले पर आप एक नहीं हो सके, आप डेंगू कोविड के मामले पर एक नहीं हो सके, तो यहाँ पर कौन एक होगा? आने वाले कल में भी एक नहीं होंगे। ये इसी तरह चलता रहेगा। सियासत करनी है ना, सियासत करने, देखो ना सैलाब को भी हमने सियासत की नज़र कर दिया। वहाँ जाकर तो देखें, आप तायराना नज़र से तो देख रहे हैं, हेलीकॉप्टर के जरिए आप उसको विजिट तो कर रहे हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ पे तो जाएं। लोगों के घर डूब गए,
उनके जानवर बह गए, अनाज गंदुम हर चीज बह गई, बीमारियां फूट रही हैं, वो एक देखो पहले तो ठिकाना है ना, आपके पास ठिकाना होगा तो किसी बीमारी का इलाज मुआवजा करवा पाएंगे। उनके ठिकाने नहीं है, उनके पास घर नहीं है, लोग बेघर हो गए। और उसके बाद शुरू में तो बड़ा आज चला कि मुखैर हजरात भी बड़े बढ़ चढ़ कर उन्होंने हिस्सा डाला और उन तक राशन पहुंचा, गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व। लेकिन आज मुझे बताएं आज क्या है? कुछ भी नहीं है, आज हम पीछे चले गए। अब ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये बहाली का काम इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है। इन लोगों को मुसलसल, वो जैसे शाहिद सिप्रा साहब, अब ठिकाना चाहिए, घर चाहिए, जो कि रातों रात तो कंप्लीट नहीं होंगे और कोई भी नहीं कंप्लीट कर सकता। मेरे ख्याल से सिप्रा साहब ये वो चीज़ें मुखैर हजरात जो मर्जी कर लें घर बनाने वाले अमल में, जब तक इसमें हुकूमत रियासत सपोर्ट नहीं करेगी ये मामला नहीं कंप्लीट होगा। ये राशन वाला मामला तो कम से कम नहीं है। नहीं देखें, रियासत ने साथ खड़े होना है तो आपके मुखैर हजरात भी खड़े होंगे। रियासत अपना एतमाद इन मुखैर हजरात पर, जो ऑर्गेनाइजेशंस गैर सरकारी तंजीमें हैं, इन पर अपना एतमाद बहाल करेगी। खुद रियासत को स्टेप फॉरवर्ड लेना होगा, उसके पीछे ये एनजीओज और बाकी गैर सरकारी तंजीमें मुखैर हजरात चलेंगे। आप कहें कि नहीं पहले गैर सरकारी तंजीमें काम करेंगे, रियासत पीछे देखेगी, ऐसा नहीं होगा। और आप देखिएगा अभी तक तो मामला चल रहे हैं, जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आएगा ये गवर्नमेंट खुद एक्टिव हो जाएगी, हर हुकूमत एक्टिव होगी, अपने लिए होगी ना, फिर मैं तो उसी को सियासत का नाम तो उसी को दे रहा हूँ ना। बहाली का काम भी हो जाएगा, घरों के लिए पैसे भी दे दिए जाएंगे, उनके राशन भी होगा, उनका जो पानी जहाँ जमा होगा उसको भी निकालने की कोशिश की जाएगी। जो हुकूमत आएगी वो कहेगी सब खजाना खाली है, हमें तो खाली हुए खजाने मिले हैं, तो अब और महंगाई बर्दाश्त करें। ब्रेक के बाद हमने आना है जी नाज़रीन, अगली खबर की तरफ ब्रेक होगी, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। खुश आमदीद, एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको वेलकम कहेंगे। 119 मजीद नए केसेस सामने आए हैं, ये कल तक के हैं। आज जैसे ही अपडेट आएंगी हम आपके साथ शेयर कर लेंगे। डेंगू ने शहर में पंजे गाड़ना शुरू कर दिए हैं, अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ रही है। हर दूसरे बंदे से ये पता चल रहा है कि जी उसको बुखार हो रहा है। वो सिम्टम्स जो हम कोविड के और देखते हैं डेंगू के, ऑलमोस्ट हर किसी में पाए जा रहे हैं। अब डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि जी आपको टेस्ट कराना, टाइमली कराना और ये देखना ये कोरोना है, डेंगू है, बहुत ज़रूरी है। लोगों को लगता है कि डेंगू के मरीज़ तो बहुत देर से हम सुन रहे हैं, सामने आ रहा है, ये बहुत ख़तरनाक है। टाइमली आपको इसके जो है वो डायग्नोस करा के इलाज की तरफ आपको जाना है। अलबत्ता सवाल ये पैदा होता है कि हमारे अस्पतालों में क्या इंतजामात हैं। सीएम साहब ने जो ऐलान किया था कि डेंगू का टेस्ट जो है वो एक रेट पर कराया जाएगा, उस पर अमल हो रहा है या नहीं हो रहा। और इसके साथ साथ इंतज़ामिया डेंगू कंट्रोल के लिए कर क्या रही है? स्प्रे कराना, घरों में जाके चेकिंग करना और फिर मुख्तलिफ पब्लिक मकामात पर संडे का कल का दिन देख लें, आपको इंतज़ामिया कितनी एक्टिव नज़र आई। मैच था तो क्या हम ये चीज़ें भूल जाएं कि शहर में इस तरह से डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं? शायद सिप्रा साहब, ये एक दिन में 1470 लार्वा मिला है जो तलब किया गया है। बिल्कुल। अब इससे खुद आप अंदाज़ा लगाएं इसकी संगीनी का कि डेंगू मच्छर की परवान कितनी जल्दी हो रही है। मुझे कैप्टन उस्मान का दौर याद है जब वो डीसी थे, चाहे वो संडे है चाहे कोई भी दिन है, उन्होंने सुबह सुबह मुख्तलिफ जगहों पर कब्रिस्तानों में टायर शॉप्स पे जाके चेकिंग करना शुरू कर देते थे। अब नहीं है, अब टायर शॉप्स भी उसी तरह है, आपके कब्रिस्तान भी उसी तरह है, इवन घरों में भी उस तरह टीम्स विजिट नहीं करती। एक जो खौफ था कि मुकदमा दर्ज होगा, आपको सजा दी जाएगी, कानून के कटहरे में लाया जाएगा, वो खौफ भी ख़त्म हो गया। हम लोग माजरत के साथ आवाम खुद एहसास जो है अपनी ज़िम्मेदारी का नहीं करती, हमने उस तरफ आना कोई नहीं। गवर्नमेंट उससे ज़्यादा है कि वो खुद इस तरफ आती नहीं है। तो उसका हाल ये देख लें कि 1500 तकरीबन 1500 मकामात से एक दिन के दौरान ये वो हैं जो हम कह रहे हैं कि कुछ टीमें मुतहरिक हैं जिन्होंने लार्वा मिला जिनको और उन्होंने तल्फ कर दिया है। फिर कितना है कि 119 पेशेंट्स नए आए। इसका क्या मतलब है कि अब मच्छर, अच्छा फिर उसका मच्छर का जो वेदर है वो अब उसके लिए मुनासिब वेदर अब आ रहा है कि गर्मी में उसके लिए मामला जो है वो ख़राब होते हैं, मच्छर की परवान उस तरह नहीं होती। लेकिन जब मौसम कुछ तब्दीली की तरफ जाता है, जब ठंडा होता है मौसम, तो उसके बाद ये मच्छर जो है इसकी मूवमेंट आसानी से होती है और ये करता है। अब मुझे बताएं कि अब अक्टूबर शुरू हो गया, 10-15 दिन और गुजरेंगे तो ये जो गर्मी की थोड़ी शिद्दत है ये भी कम हो जाएगी। बिल्कुल हम लोग मौसम सरमा की तरफ उसका सफ़र शुरू हो जाएगा और वेदर तब्दील होना शुरू हो जाएगा। ऐसे में आज हम खड़े हैं कि 1500 लार्वा पर डे हमें मिल रहा है और 100 से ज़्यादा पेशेंट हम पर डे उसको रिपोर्ट कर रहे हैं। तो आने वाले 10 से 15 दिन में इसकी संगीनी आप देखें कि ये कितना ख़तरनाक साबित होगा। फिर देखें एक ऐसी चीज़ है कि एक मच्छर आपको
काट लेता है, उसकी वजह से आप बीमार हो जाते हैं, जिसको रोकना भी मुमकिन नहीं है। अब कोविड का था कि चले मास्क लगा लिया, हाथ धोना शुरू कर दिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर लिया, समाजी फासला रख लिया, आप घर में हैं तो घर तक महदूद हो गए। ये तो आपने बाहर भी निकलना है। मुझे ये लगता है ना, मैं वही कह रही थी कल, हमारे जो रिपोर्टर्स थे इरफान और साई साहब, मैं कह रही थी आप अपने घर शायद चित्रा साहब हर चीज़ का ख्याल रख लेंगे, सफाई भी कर लेंगे, हर चीज़, रहना तो आपने सारा दिन फील्ड में है, मुझे बता दें आप कितनी केयर कर सकेंगे। मुझे बताएं ना, मैं वही कह रहा हूँ कि आपने घर से भी निकलना है, मार्केट भी जाना है, ट्रैवल भी करना है, बच्चों ने भी स्कूल जाना है, किस जगह पे जाएं आप? एक जगह पे मुझे बता दें कि स्कूल्स में जाकर आपने देखा हो कि वहाँ पे जी मैंने अभी तक फिलहाल कोई ऐसी खबर नहीं देखी। अच्छा, पिछले दिन एक तस्वीर गर्दिश कर रही थी कि ये जो इन्होंने डेंगू सर्विलेंस की कुछ गाड़ियां बनाई थी, तो वो कहीं जंग आलूद हुई खड़ी हैं, उनका पेट्रोल तो शायद जारी हो रहा होगा। वो तो हमने कितने शोज कर लिए, कितने कर लिए खड़ी हैं। उसके बाद मोटर बाइक एक आई थी डेंगू सर्विलेंस के लिए, वो भी कहीं ना कहीं खड़ी होंगी, वो भी। अब मुझे बताएं कि हमारे पास वसाइल मौजूद हों, हर चीज़ का एक प्लान मौजूद हो कि इस तरह, और माजी में ये नहीं कि नई चीज़ है, कितने साल हो गए हम इसको, 10 साल तो हो गए हैं ये हमारे पास आया हुआ है, उसके बावजूद अगर एक तरतीब हमारे पास मौजूद हो, उसके बावजूद हम लोग अपनी नहली और गफलत की वजह से लोगों को इस मर्ज की तरफ धकेल दें, तो फिर आप जिम्मेदार तो आपकी गवर्नमेंट है, मैं तो उनको ठहराऊंगा। डेंगू हमले को फारिग कराने की बातें की जा रही हैं, आपका देख रहे हैं पीक टाइम शुरू हो रहा है और यहाँ पर डेंगू हमले के साथ ये सलूक किया जा रहा है कि वो भी अपना काम ठीक तरह से नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें ही नहीं पता कि उनको तनख्वाहें दी जाएंगी, उनके मसाइल हल होंगे या नहीं। सो ये हालात रहे तो इसी तरह से डेंगू फैलता रहेगा। अस्पतालों में भी कोई इंतजाम नहीं है फिलहाल। तो देखें, आपने टेस्ट की बात की, हमारे यहाँ ये रवैया ही नहीं है कि अगर हम लोग बीमार हो जाएं, बुखार हो जाए तो उसको अच्छा क्या है कि हम कहेंगे कि महंगाई इतनी है नहीं, कितना रुपए का उन्होंने टेस्ट मुख्तस किया है कि इतना रेट होना चाहिए, कितना रेट उन्होंने नहीं है, हर जगह पर जाके देख लें, हर लेबोरेटरी का अपना रेट है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो फिर अच्छा, फिर इसका आपका इसका मतलब है कि पंजाब गवर्नमेंट ने जो रेट निकाला उसकी बुनियाद पर वो डेंगू टेस्ट नहीं हो रहा। कितना 90 रुपीज अनाउंस किया, 90 रुपीज अनाउंस किया था। लेकिन आप किसी भी लेबोरेटरी में जाकर, हम नाम अब क्या लें, हर जगह पे अपने रेट हैं। तो फिर आपका फेलियर किसका, इसका क्या सरकारी अस्पतालों में मरीजों को सहूलतें देना, फिर इसका क्या मतलब है कि आपकी जो हुकूमत है पंजाब में वो संजीदा नहीं है, इंतजामिया आपकी। अगर आपके वजीर आला साहब खुद संजीदा हों, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब हुआ करते थे और जब ये आई थी आफत उस वक्त किस तरह कंट्रोल उन्होंने किया था, तो आज अगर संजीदा हों तो ये हालात ठीक हो सकते हैं। सुबह 6 बजे 7 बजे उठकर मीटिंग करना पड़ती है, डेंगू का जाके उसको आपने देखना होता है, रोज़ाना मॉनिटर करना होता है। ये जो अखबारात में छपता है, ये पहले 180 और 96 एच पे इनकी मुलाकातें होती थी, 90 शायरा 90 कायदे आजम पे जो है वहाँ पे जाके मुलाकातें होती थी। सीएम साहब जब शहबाज शरीफ थे उस वक्त मीटिंग्स होती थी। ऐसे ये लोग आपके डीसी कमिश्नर ये सब लोग जाके सेक्रेटरी हेल्थ वहाँ रिपोर्ट देते थे कि आज इतने केसेस हुए हैं, इतने को मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया है, इतने जो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, शाम 7 बजे का जो हमारा बुलेटिन होता था उसमें पूरे दिन के लिस्ट के किस किस यूसी की सतह पर मीटिंग हुई है, कहाँ से कितना लार्वा बरामद हुआ है, एक कॉम्प्रिहेंसिव काम होता नजर आता था। तो आज वो कहाँ है? उसका क्या वजह है कि आपके जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो सूबे के हेड हैं, वो भी इसमें एक्टिव नज़र नहीं आते, उनकी इस तरफ तवज्जो नहीं है। वो आपकी फेडरल गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना बना लें, वो किसी को इनफरादी तौर पर तनकीद का निशाना बना लें तो वो तो ठीक है, अदरवाइज जो आवाम की फलाह की बात होगी, अगर आवाम को कोई सहूलत देनी है, उस पर महंगाई का मसला है, आवाम के लिए कोई सेहत सहूलियात नहीं है, लोग बीमार हो रहे हैं तो वो लोगों को खाने को नहीं मिल रहा तो ना मिले, पर कोई जो है आवाम की मदद करने वाला फिलहाल हमें नजर नहीं आ रहा। सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, आवाम का पुरसानी हाल कौन है कुछ पता नहीं। ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। अगली खबर की तरफ चलेंगे। अगली खबर है गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद को टैक्स नेट में लाने का फैसला किया गया है। हमने कुछ दिन पहले प्रॉपर एक शो किया था और आपको बताया था कि जी टैक्स नेट में अगर आप आ जाते हैं तो इसका आपको फ़ायदा क्या है, नुकसानात क्या हैं, लेकिन फिर भी ये चीज़ ऐसी है कि बहुत सारे लोग नाम सुनते ही खौफजदा हो जाते हैं। क्यों शायद से प्रसाद? देखिए, वो समझते हैं कि हमारा जो जमा होने वाला टैक्स है शायद हम लोगों पे वापस लगना नहीं है, या फिर कुछ ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि हमारी इनकम छोटी है, हम छोटा कारोबार करते हैं, इस वजह से जो टैक्स है वो नहीं देना चाहिए। तो रवैया नहीं है बेसिकली। कारोबारी लोग जो है ना वो कहते हैं टैक्स लगा भी इतने दिए हैं कि अगर हम बड़े ऑनेस्ट वे में टैक्स दें तो फिर बचता कुछ नहीं। नहीं, ये किस तरह हो सकता है? क्यों नहीं बचता? अगर टैक्स की एक मार्जिन है
उस पर आपने टैक्स देना है। पहली बात तो ये है कि FBR खुद कह रहा है 30% है, इसका क्या मतलब? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। फिर आपने एक मार्केट को हिट किया है, उनसे मुलाकात की है, उसमें 30% है, जहाँ मेरे पर ख्याल से लोगों को बिठाना, समझाना, उनकी काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है। बिठाने से कुछ नहीं होना, बिठाने से उस वक्त होना है जब हुकूमत खुद या ये जो टैक्स कलेक्शन वाले इदारे हैं ये खुद उन ताजर बरादरी का या कारोबारी जो तबका है उसका एतमाद अपने ऊपर बहाल करेंगे। एतमाद होगा तो सारी कुछ होगा, अदरवाइज़ मुमकिन नहीं है। हमारे यहाँ क्या है कि आप देखिएगा, एक जब अब सेल्स टैक्स बिजली के बिलों में आया, लोग सरापा एहतजाज बने, यही ताजर बरादरी आपको सड़कों पर नजर आई, टायर जलाती नजर आई, मौखर कर दिया गया। अब माह अक्टूबर आ रहा है, इसमें दोबारा इम्प्लीमेंट होना है। अगर वही टैक्स जो बिजली के बिलों में आज से 3 महीने पहले सेल्स टैक्स आया था, आज अक्टूबर में दोबारा वसूल करने जा रहे हैं, तो क्या होगा? उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टैक्स देते हैं, जो टैक्स पेयर हैं, उनको भी वो लगा दिया गया, जो टैक्स नहीं देते उनको भी लगा दिया गया। इसलिए पहले एक स्टडी करवाने की ज़रूरत है। आपको ये नहीं है कि बिजली के बिल में आपने एक बॉक्स बनवाना है और उसमें ये लिख दें कि सेल्स टैक्स आप जो है आपकी जो PITC है जो लेस्को की बिलिंग करता है उसको आप कह दें कि ये टैक्स का बॉक्स बना के इनको टैक्स भिजवा दें। ऐसा नहीं है। सबसे पहले इनको अपने नेटवर्क में लाके लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि ये टैक्स है, इसका पैसा आपका लगेगा कहाँ, फिर इसको आपको इसका फ़ायदे क्या होंगे। फ़वाइद आप बताएंगे तो शायद आ जाएंगे, फ़ायदे बहुत सारे हैं। आप एक गाड़ी खरीदते हैं, ये एक घर खरीदते हैं, उस पर आपको कितना इजाफी टैक्स देना पड़ता है अगर आप नॉन फाइलर हैं। अगर आप फाइलर हैं तो आपको तो बहुत सारा फायदा है। ये चीज़ें अगर बताई जाएं तो फिर है। हमारे यहाँ क्या है कि हम लोग ये देखते हैं कि हुकूमत ने हम पर टैक्स लगा दिया, नहीं जी ऐसी नहीं देना, वो नाम ही वो नाम से ही लोग खौफज़दा हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में हुकूमत ने आपने बिल्कुल ठीक कहा कि काउंसलिंग करे, वर्कशॉप्स करे, सेमिनार्स करे, यही ताजर बरादरी, ट्रेडर एसोसिएशन, इनकी जितनी तंजीमें हैं इनको बुलाएं, इनको अवेयरनेस दें कि आप छोटे तबकों को, बट जो लोग हैं जो वाबस्ता हैं, जो सेल परचेज से वाबस्ता हैं, उनको बताएं। अब मुझे बताएं, एक सब्जी फरोश है उसको आप टैक्स लगा दें, क्या देगा? बिल्कुल सही कहा आपने। एक हिजाम की दुकान है उसको आप टैक्स नेटवर्क में ला रहे हैं, किस तरह ला रहे हैं? एक दूध दही की दुकान है उसको आप किस तरह लेकर आएंगे? कारोबार तो है, लेकिन ये उस वक्त में हो सकेगा जब आप लोगों को अवेयरनेस दे के उनका ज़हन बनाएंगे, उनको मेंटली तौर पर प्रिपेयर्ड करेंगे कि हमारा ये जो पैसा है इससे हुकूमत को तो चलो फ़ायदा है, वो हम लोगों पे कहीं सड़कें बना देगी, कहीं ना कहीं सब्सिडी दे देगी, लेकिन अगर हम लोग अपना कारोबार कर रहे हैं तो उसके पस पर्दा जो महरक़ात हैं इसके, उससे हमें क्या फ़ायदा? वो फ़ायदा जब बताएंगे तो फिर शायद नेटवर्किंग में आ जाए। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। और इसके लिए आपको करना सिर्फ ये है कि आपको लोगों की काउंसलिंग करनी है। मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटीज़ की सतह पर, स्कूल कॉलेजेस की सतह पर ये चीज़ें अब हमें ऐड करके लोगों को बताने की ज़रूरत है। शायद सिर्फ साहब सब्जेक्ट का हिस्सा बननी चाहिए ये चीज़ें, क्योंकि अल्टीमेटली फ़ायदा भी आपको हो रहा है और अगर आप इस चीज़ में इग्नोर करते जा रहे हैं तो भारी नुकसान भी आप ही को उठाना पड़ रहा है। देखें, कॉमर्स में पढ़ाया जाता है सारा, आपका इनकम टैक्स क्या है, बाकी टैक्सेस क्या है, सेल्स टैक्स क्या है। सबसे पहले है कि जो काउंटर पे बैठा है उसको बताने की ज़रूरत है। जिसका कारोबार है, जिसके बैंक्स अकाउंट्स हैं, जिसने इंपोर्ट भी करनी है, जिसने एक्सपोर्ट भी करनी है। हमारे जो इंपोर्ट करने वाले ये एक्सपोर्टर्स हैं, बिलखसूस टेक्सटाइल सेक्टर जो हमारा है, वो लोग सारे नेटवर्किंग में हैं, वो अपना टैक्स अदा करते हैं। और मैं आपको एक बताता हूँ, आऊँगी जब कोविड आया इसमें टैक्स की बात हो रही थी कि टैक्स नेटवर्क में लाना है, बहुत सारी फ्लोर मिल्स जो हैं इन्होंने लेस्को से कहा कि हमें ओवर बिलिंग करें, हमें ज़ायद बिल भिजवाएं ताकि बिल पे शो हो कि हमने जो आटा है वो बनाया है, हमने गंदम की जो उसका है उसको यूज़ किया है। अंदाज़ा करें, वक्त मेरे पास बहुत कम है। फिर देखें, उसके बाद आप सोचें कि टैक्स में लोग नेटवर्क में आ जाएंगे तो ये मुमकिन नहीं है। या फिर है कि फोर्सफुली जिस तरह बिजली के बिलों में लगाया आप कलेक्शन करें, या फिर अवेयरनेस है। मजीद बात भी करेंगे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। इस हिस्से में जी बहुत अहम टॉपिक पे बात होने वाली है। शहर में चोरी डकैती की, राहजनी की वारदातों के बाद इस वक्त जो सबसे बड़ा बासगश्त जगगश्त जगह जगह हम सुन रहे हैं, मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ बाज़ारों में आप पार्किंग में रिक्शा ड्राइवर्स कह रहे हैं कि जी फ़लाँ जगह पर बच्चों को अगवा किया जा रहा है, यहाँ से एक खातून बच्चे को अगवा करके ले गई, स्कूल के बाहर से बच्चे जो हैं वो अगवा किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर आप एक मेरे ख्याल से तूफान सा है कि लोग पिक्चर्स शेयर कर रहे हैं, ऑडियो मैसेजेस ऐसे आ रहे हैं
कि बच्चों के अगवा के लिए ग्रुप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सरगर्म हैं, बच्चों की एहतियात कीजिए, बच्चों को बाहर अकेले मत भेजिए। फिर इसके साथ साथ जी पिक्चर्स भी शेयर की जा रही हैं कि ये खातून इसमें मुलव्वस है और ये खातून बच्चे यहाँ से मुख्तलिफ इलाकों से अगवा कर रही है। उसके बाद जी लोग इस कदर परेशान हो गए हैं कि इन चीज़ों को लोग फॉलो तो कर रहे हैं, आगे आगे पहुँचा भी रहे हैं। मेरे अपने व्हाट्सएप में मैसेजेस भी ऐसे मौजूद हैं, फिर कुछ वीडियोस तो ऐसी हैं कि हम आपके साथ वो शेयर नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों के गुर्दे निकाले गए हैं। मतलब आई डोंट नो कि इसमें हकीकत क्या है। हम लोग यही चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाह रहे थे। मेरे अपने कितने करीबी लोग, गली मोहल्ले में लोगों से जब बातचीत हुई तो लोग कह रहे हैं कि ऐसी चीज़ें हम सुन रहे हैं, इसमें हकीकत क्या है। लोग डर रहे हैं अपने बच्चों को स्कूल भेजते हुए। सो हकीकत क्या है, सोशल मीडिया पर हम जो ये चीज़ें देख रहे हैं उसकी हकीकत क्या है। सबसे पहले आज के इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू तो करेंगे, जानेंगे भी। CCPO साहब हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे हम जानेंगे कि असल हकाइक क्या हैं। गुलाम महमूद डोगर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें शो में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सोशल मीडिया पर भी हम देख रहे हैं जगह जगह यही बाज़गश्त है, बच्चे अगवा हो रहे हैं। कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो सिंध से आ गए हैं, बच्चों की अगवा की कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। रोशनी डालिएगा, इसमें कितनी हकीकत है। पहले आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि अगवा में और लापता होने में कुछ फ़र्क होता है। अगवा का मतलब होता है कि कुछ ज़बरदस्ती किसी बच्चे को या किसी शख्स को उठा के ले जाया जाए, लेकिन लापता का मतलब ये होता है कि कोई विलिंगली नाराज़ हो के या फॉर सम अदर रीज़न या पेरेंट्स का मिस एटीट्यूड या मिस बिहेवियर की वजह से बच्चे अपनी खाला की तरफ चले जाएँ या किसी और रिलेटिव की तरफ चले जाएँ, बिकॉज दे थिंक कि दे आर आइदर इनसिक्योर और उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, या पेरेंट्स के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग है या फैमिली के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग है। उसमें बच्चे कई दफ़ा जो है अपना घर छोड़ के किसी और की तरफ चले जाते हैं। अब बच्चों का चूँकि ये मामला बहुत सेंसिटिव होता है, तो उसमें हमने पुलिस को इंस्ट्रक्शन दी है कि जब भी कभी किसी बच्चे की लापता होने की इत्तला मिलती है तो उस पर फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाए, ताकि हम उसको फॉर्मली उस मैटर को टेकअप कर सकें और उसमें एक्शन लिया जा सके। अब इस साल में 1 जनवरी से लेके अब तक तकरीबन 733 मुकदमात जो है वो दर्ज हुए हैं, और उनमें से 632 जो बच्चे थे वो हमने रिकवर कर लिए बिकॉज ऑफ द रीज़न कि वो किसी के पास चले गए थे घर वालों से नाराज़ होके, या घर वाले उनको जेब खर्च नहीं देते थे, और डिफरेंट रीज़न्स। तो बाकी इस वक्त जो हमारे पास टोटल मुकदमात जो हैं वो तकरीबन 100 के करीब ऐसे मुकदमात हैं जो कि जिनकी की तफ्तीश हम अभी तक कर रहे हैं। उन 100 में से भी 58 बच्चे जो हैं वो वापस आ चुके हुए हैं, और बाकी कुछ बच्चे जो अभी तक लापता हैं। इसमें जो इस तरह की जो पैनिक और मिस इन्फॉर्मेशन जो फैलाई जा रही है कि जी कोई इस तरह के गैंग्स हैं जो कि बच्चों को अगवा कर रहे हैं, या उनके खुदा न खास्ता जो उनके बॉडी पार्ट्स को निकाला जा रहा है और बेचा जा रहा है, या कुछ इस तरह से, या उनसे कुछ चाइल्ड लेबर की करवाई जा रही है, तो ये इस तरह की कोई ऐसा गैंग एग्जिस्ट नहीं करता कि वो बच्चों को जो है वो फोर्सफुली अगवा करके उनको लेबर के लिए लेके जाया जा रहा है, या उनको सम अदर रीज़न किडनैपिंग की जा रही है। अभी तक कोई लाहौर के अंदर ऐसा कोई गैंग ट्रेस नहीं हुआ। अब इशू ये है कि इस तरह की पैनिक जो है, आई डोंट नो वाई लोग इस तरह की पैनिक मचा रहे हैं। हमारे बच्चे लाहौर के अंदर सेफ़ हैं, और पुलिस इज़ इन द कॉग्निजेंस ऑफ द फैक्ट कि वी इसी तहफ़्फ़ुज़ की और इसी मैसेज की हमें ज़रूरत थी, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं सोशल मीडिया पे जो हम मैसेजेस देख रहे हैं। मुझे ये कहिएगा कि अब तक जो 1000 से ज़्यादा दर्ज हुए हैं अगवा के, इसमें से बताइएगा हकीकत क्या है, अब तक बाजियाब कितने बच्चे करवाए जा सके हैं? नहीं, देखें, उसमें जनरली होता है जब एक केस रजिस्टर हो जाता है, अगर बच्चा वापस भी आ जाए और उसके घर वाले या उसके मुद्दई जो हैं अगर वो उस केस के अंदर अपना स्टेटमेंट ना रिकॉर्ड करें या बच्चे को पेश ना करें, लेकिन हमें पता होता है कि बच्चा वापस आ चुका हुआ है। अब जैसे मेरे पास 58 ऐसे मुकदमे हैं जो कि अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं लाहौर के अंदर इस साल के। उसमें भी ये हुआ है कि इनफॉर्मली हमें पता है कि बच्चा वापस आ गया हुआ है, बट दे डोंट वांट टू टेक द चाइल्ड टू द कोर्ट, जहाँ पे उसके 164 का बयान हो और हम उसमें सफ़ा मिसल में उसको लेके उस पर्चे को खारिज कर सकें। तो इसमें यह कि जो 58 केसेस हैं भी, तो उसमें भी जो बच्चे तकरीबन सारे के सारे वापस आ चुके हैं, लेकिन उसको केस को कंक्लूड करने के लिए वो स्टेटमेंट देने के लिए नहीं आते। लोग जो समझते हैं कि पुलिस के पास जाना और फिर उसमें टाइम ज़ाया होता है, और ज़ाहिर है उनके फिर उनका बच्चा आ चुका होता है और उनके स्टेक्स उसमें ख़त्म हो चुके होते हैं। तो हम लोगों से तो यही अपील करते हैं कि मेहरबानी करके अगर कोई इस तरह का इंसिडेंट खुदा न खासा किसी के साथ होता है, उसमें फौरी तौर पे मुकदमे का इंदराज करो। जब CCPO साहब ये कहिएगा कि हमारे शहरियों को वाज़े तौर पर ये बता दें, ये जो ग्रुप्स कहा जा रहा है कि बड़े ऐसे मुतहरिक हैं जो कि बच्चों को अगवा कर रहे हैं, इसमें कितनी सदाकत है?
कोई ऐसा कोई मुनज़्ज़म ग्रो या ऑर्गेनाइज्ड तरीके से बच्चों को नहीं अगवा किया जा रहा है लाहौर के अंदर। और मैं लाहौर के तमाम शहरियों को बिल्कुल बड़े वसूख के साथ ये कहना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल लाहौर के अंदर आप यू आर सिक्योर। बच्चों को ज़रूर डिसिप्लिन करना चाहिए, उनको जब बाहर जाते हैं तो उनके साथ जो है उनकी केयर बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन कोई इतना इस तरह का एनवायरनमेंट नहीं है कि जो बच्चा बाहर जाएगा तो उसको कोई किडनैप करके ले जाएगा या उसको कोई अगवा करके ले जाएगा। इस तरह की कोई सूरत हाल ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं है। जो भी केसेस हुए हैं उसमें जनरली बच्चे अपने घर से नाराज़ होकर अपने रिलेटिव्स के पास चले जाते हैं 2-3 दिन के लिए, फिर वापस आ जाते हैं। तो जैसे 733 मैंने बताया कि मुकदमात हुए, उसमें से 632 बच्चे तो फौरी तौर पे वापस आ गए और फिर मुकदमात हमने खारिज भी कर दिए। 100 के करीब मुकदमात जो हैं, जैसे मैंने कहा कि वो पेंडिंग पड़े हैं, उसमें भी 58 से ज़्यादा बच्चे वापस आ चुके हैं हमें, और उनके मुकदमात खारिज करने के लिए जो फॉर्मेलिटी है वो फैमिलीज़ नहीं करती। और बाय एंड लार्ज जो बाकी तकरीबन को 30-40 के करीब जो हमारे पास जो टोटल फिगर बनता है उसमें अंडर इन्वेस्टिगेशन है। उसमें हमारा ये ख्याल साहब से तौर पे बता दिया कि ऐसे कोई ग्रुप शहर में मुतहरिक नहीं, शहरी सेफ रहे, परेशान ना रहे। वेलकम बैक नाज़रीन। हम चाहते हैं कि किसी भी तरह की परेशानी आपके लिए ना रहे। आप हमारे शहरी जो हैं वो अपने आप को महसूस करें कि वो एक महफूज शहर में हैं। वो जो चीज़ें बाज़गश्त कर रही हैं उनका हकीकत से कितना ताल्लुक है, CCPO साहब ने तो रोशनी डाल दी, लेकिन इसके साथ साथ वो मैसेजेस, वो पिक्चर्स जो लोगों को परेशान कर रही हैं, वो चहम गोइयाँ जो जगह जगह आप सुन रहे हैं, गली मोहल्लों में जो बातें हो रही हैं, वो एक्चुअली ऐसा कुछ है तो लोग बात कर रहे हैं ना। कुछ हमारे पास भी ऐसे मैसेजेस हैं जो हम देख रहे हैं, वो ऑडियो की सूरत में भी हैं, वो हम टेक्स्ट मैसेजेस भी देख रहे हैं जो लोग आगे से आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। एक ऑडियो मैसेज आपके साथ शेयर कर दें, फिर हम अपने मेहमान की तरफ आएंगे। जी सुनवाइएगा जरा। हाई अलर्ट वार्निंग। शहर लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, जेलम से रावलपिंडी और गिरदो नवाह वाले अपने घर, दफ्तर, सड़कों और बाज़ारों में ज़्यादा मुहतात रहें। अंदरूनी सिंध से बहुत से सख्त गिर जराइम पेशा डाकू गैंग अंदरूनी सिंध में सैलाब की वजह से पंजाब में दाखिल होकर आबाद हो चुके हैं। ये मर्द भारी हथियारों से लैस ख़तरनाक हैं और इनकी ख़वातीन साथी भी हैं, और इनमें से ज़्यादातर मुसल्लह डाकू ख़तरनाक अगवाकार और कातिल हैं। ख़ास तौर पर रात के वक्त गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने से गुरेज करें और अलग थलग रास्ते और खाली सड़कें ना लें। अपने घरों के दरवाजे लॉक रखें। बाहर गेट पर आए हुए किसी भी शख्स के लिए यहाँ ये अभी बहुत एक लंबा मैसेज है, लेकिन क्योंकि अब आपको इसकी हकीकत बतानी है जो ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप परेशान ना हो। हमारे साथ स्टूडियो में जो हमारे मेहमान मौजूद है तारुफ करवाना चाहूँगी। SSP इन्वेस्टिगेशन हसनैन हैदर साहब ने ज्वाइन किया है। हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं इरफान मलिक साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अपने मेहमानों को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चले सर आपके? फाइन, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपके वक्त के लिए। आपने ये गुफ्तगू भी सुनी, CCPO साहब की गुफ्तगू भी आपके सामने है, लोगों के मैसेजेस आप बेहतरीन तरीके से वाकिफ़ होंगे क्योंकि आप इन चीज़ों के ज़्यादा क्लोज हैं। हमने देखा पंजाब पुलिस ने अपना मौक़िफ़ ट्विटर पे दिया। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो ट्विटर तक उनकी रसाई नहीं है, तो आपको मदऊ करने का मकसद भी ये था कि लोगों को हकीकत बताई जाए। इन मैसेजेस में, इन पिक्चर्स में कितनी हकीकत है? देखिए, सोशल मीडिया पे रिसेंटली बच्चों के अगवा से मुतल्लिक जो रूमर्स हैं, मैं बड़ा कैटेगोरिकली कहूँगा कि उनमें कोई सदाकत नहीं है। ना तो पब्लिक की तरफ से हमें ऐसा कुछ रिपोर्ट हुआ, फिर लाहौर पुलिस के जो अपने सोर्सेज हैं उन्होंने भी ऐसी कोई चीज़ हमें रिपोर्ट नहीं की। कोई पर्टिकुलर गैंग्स हैं ख़वातीन के या मर्दों के जो इस तरह से लाहौर सिटी में ऑपरेट कर रहे हैं और बच्चों को उठा रहे हैं, तो बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है। और फिर बहुत सी अब दुख की बात यह है कि बहुत सी फुटेजेस जो हैं वो ऐसी चल रही हैं जो कोई 10 साल पुरानी है, कोई 5 साल पुरानी है, और जो बच्चों के अगवा से मुतल्लिका भी नहीं है, जो लाहौर शहर से मुतल्लिका भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई एक इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है उन लोगों की तरफ से जो सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी पोस्ट, ऐसी ऑडियो क्लिप्स और वीडियो क्लिप्स जो हैं उनको लगाते हैं विदाउट नोइंग द रियल फैक्ट्स। इसका जो बैड इम्पैक्ट है, जो इसको मैं समझता हूँ एडवर्स साइड है, वो ये है कि पेरेंट्स के ऊपर, लोगों के ऊपर, सोसाइटी में बहुत ज़्यादा पैनिक जनरेट होता है। बिल्कुल ऐसे तो जब ऐसा पैनिक जनरेट होता है, फिर कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो ऐसे इकदाम की तरफ जाते हैं जिससे मैं समझता हूँ कि उनकी नॉर्मल लाइफ मुतासर होती है। फॉर एग्जांपल, आप ठीक कह रही हैं कि जब ये सोशल मीडिया पे ये चीज़ें आई तो पेरेंट्स ने मेरे जानने वाले लोग, इर्द गिर्द के लोग, उन्होंने पुलिस ऑफिसर से भी कॉन्टेक्ट किया कि ये क्या मामला चल रहा है। मुझसे जिन लोगों ने बात की तो उनको पेरेंट्स को बताया कि ऐसा बिल्कुल मत करें कि आप अपने बच्चों को स्कूल ना जाने दें।
बिकॉज देर इज़ नथिंग लाइक दैट कि आपका बच्चा बाहर खेलने जाएगा तो उसे कोई उठा के ले जाएगा। लाहौर इज़ एज सेफ इन टर्म्स ऑफ चिल्ड्रन, इट इज़ एज सेफ एज इट वॉज लास्ट ईयर और द ईयर बिफोर द लास्ट ईयर। सो देर इज़ नथिंग एब नॉर्मल। और मैं एविडेंस के साथ इस बात को कोट करूँगा। अगर आप अभी ये सितंबर के मंथ में ये रूमर्स सोशल मीडिया पे आना शुरू हुई, अब अगर सितंबर 2022 को देखें तो टोटल जो रिपोर्टेड केसेस हैं बच्चों को अगवा की कोशिश के और बच्चों के अगवा के मिला के वो 96 हैं। अब इफ़ यू कंपेयर इट टू दोज इन सितंबर 2021 तो वो 95 है। सो इट्स ऑलमोस्ट द सेम नंबर। देयर इज नथिंग एबनॉर्मल इन दैट। और ये जो 96 हैं इनमें से भी 75 बच्चे तो बाजियाब हो चुके हैं। ठीक। मैं यानी परेशानी वाली बात कोई नहीं है। हमारे साथ हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर मौजूद है और हमारी क्राइम टीम, मैं बड़े वसूख से कह सकती हूँ, शहर की कोई ऐसी वारदात नहीं है जिस पर हमारी क्राइम टीम की नज़र ना हो। इरफान, आपने सर की बात सुनी, मुझे बता दें कितनी हकीकत है। आप सारा दिन शहर में मूव भी करते हैं, आपके पास सारा डेटा मौजूद होता है। क्या वाकई ही इस तरह के कोई अगवाकार नहीं है जो बच्चों को अगवा कर रहे हैं और गुर्दे निकाले जा रहे हैं, ना बच्चे घरों में महफूज हैं, गली मोहल्लों में वारदातें हो रही हैं, ऐसा कुछ है? अना, मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक करूंगा एसएसपी साहब की कि शहर में ऐसा कोई गिरोह मौजूद नहीं है जो बच्चों को किडनैप कर रहा हो, जिसके बारे में सोशल मीडिया पे बाज़ चल रही है कि बच्चों को किडनैप किया जा रहा है, ऑर्गन्स उनके निकाले जा रहे हैं, उनसे भीख मंगवाई जा रही है, ऐसी चीज़ें चल रही हैं। तो बच्चों को जो है वो बाहर निकलने ना दे। सिंध से कोई ग्रोह आ गया, लाहौर शहर है, लाहौर शहर में इस तरह जो है वो पॉसिबल ही नहीं है चीज़ें। और अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो आपको मैं रिमाइंड करवाना चाहूँगा कि आज से 4 साल पहले भी इस तरह की रूमर जो हैं वो शहर में चली, जिसमें बताया गया कि बच्चों की कहीं से लाशें मिल रही हैं, कहीं से बच्चे किडनैप किए जा रहे हैं, बच्चे उठाए जा रहे हैं। और ये सिर्फ आपके फेसबुक के ऊपर थी चीज़ें, लेकिन वो जब चीज़ें ख़त्म हुई और उससे वेरी नेक्स्ट ईयर जो था, यानी कि आज से 3 साल पहले, ये हमारे हमसाया मुल्क में भी इसका एग्जाम्पल देखा गया कि वहाँ पे भी ऐसी जो पैनिक क्रिएट हुआ। और वहाँ पे तो, यहाँ पे तो चले पैनिक क्रिएट हुआ, पुलिस ने काउंटर किया, लोगों ने समझा कि वाकई ये एक झूठ है, रिस्पॉन्सिबल अपना बिहेवियर दिया। लेकिन भारत में इसका बड़ा खौफनाक नताइज सामने आए। लोगों ने एक दूसरे के वो जो है मारना शुरू कर दिया, बहुत से लिंचिंग के केस वहाँ पे हो गए रूनमा, और ये इल्ज़ाम लगा दिए गए कि इन्होंने बच्चा अगवा करने की कोशिश की गई थी। तो यहाँ पे ये कहने का मकसद ये है कि सोशल मीडिया, आप नो डाउट अब हर बंदा जो भी मोबाइल अपने पास रख रहा है वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो कर रहा है, खबर आती है, लेकिन लोग उसको आगे से आगे शेयर लेकिन इसको वेरीफाई करें प्लीज़, वेरीफाई करके आगे आपका एक जो क्लिक है, आप एक क्लिक के ज़रिए किसी को शेयर कर रहे हैं तो उससे सोचें कि वो कितने हज़ारों लाखों लोगों तक पहुंचेगा और उनके ऊपर क्या किस कदर इम्पैक्ट होगा। देखें कि लोग पढ़े लिखे लोग हमसे पूछ रहे हैं लोगों को क्या करना चाहिए। एसएसपी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लेट्स सपोज मुझे अगर कोई ऐसा मैसेज, वॉइस मैसेज आया या कोई पिक्चर किसी ने शेयर की, मेरी क्या रसाई डायरेक्ट पुलिस तक है कि मैं आपसे पूछ सकूं कि सर इसमें कितनी हकीकत है? आम शहरी के पास भी तो फिर कुछ होना चाहिए ना इरफान। देखिए ना, मैं समझता हूँ कि टाइम्स आर गॉन। जब लोग क्या करते हैं कि पुलिस तक, जी पुलिस बात नहीं सुनती, पुलिस तक पहुंचा नहीं जाता। हमारे इंटरनल पुलिस के मैकेनिज्म्स अब इतने स्ट्रांग हो चुके हैं, हम इतना ज़्यादा खुद सोशल मीडिया पे आ चुके हैं, हमारे नंबर्स इतने ज़्यादा पब्लिकली अब अवेलेबल हैं, हमारे ऑफिस, मतलब अब इफ़ यू कम टू माय ऑफिस तो सारा दिन लोग आते हैं और बगैर किसी रोक टोक के कि बशीर है, नज़ीर है, जो भी मिलना चाहेगा उसको अंदर आने दिया जाता है। और ये तकरीबन तमाम ऑफिस में, सीनियर ऑफिस की बात कर रहा हूँ, ये है। हमारे पुलिस स्टेशन को क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप पब्लिक सर्वेंट्स हैं, आप पब्लिक को सर्व करेंगे। सो अब ऐसा पॉसिबल ही नहीं रहा आज के दौर में कि आप पुलिस के पास कोई जाना चाहे, उनसे बात करना चाहे और उनको बात करने का मौका ना दिया जाए। हमारे नंबर्स अवेलेबल हैं, हमारी 15 अवेलेबल है, हमारे कंप्लेंट सेल्स हैं, 8787 है, जो प्राइम मिनिस्टर की कंप्लेंट सेल मौजूद है, CM साहब का कंप्लेंट सेल मौजूद है। सो मैं समझता हूँ कि देयर आर अ नंबर ऑफ फोरा। सो आप कहीं से भी वेरीफाई कर सकते हैं, आप हमारे लोगों को कॉल कर सकते हैं, हमारे पुलिस की 15 पे कॉल करके ये चीज़ें पूछ सकते हैं। तो देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली पैनिक मत हो, ये झूठी खबरें हैं, सिर्फ एक अननेसेसरी पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। सो काइंडली गो विद योर चिल्ड्रन इन अ नॉर्मल वे। सही। सो ये तो था जी हमारा एक टॉपिक जिस पे हमने बातचीत की और आपको बताया कि शहर में ऐसे कोई गिरोह नहीं है, बच्चे अगवा नहीं हो रहे। अपार्ट ऑफ ऑल दिस, यहाँ पे चोरी डकैती की वारदातें तो आम हैं। एसएसपी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इरफान से भी हम
पूछेंगे कि पूरे एक दिन में कितनी वारदातें हो जाती हैं, उसमें से फिर पुलिस का क्या रोल रहता है वो हमें एसएसपी साहब बताएंगे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद है। इरफान से हमने बात करनी है। हमारे रिपोर्टर पूरा दिन शहर में क्राइम की सिचुएशन को कवर करते हैं। इरफान, चोरी भी होती है, डकैती भी होती है, राहजनी की वारदातें भी एक दिन में मैं बात करूं, मोबाइल स्नैचिंग भी होती है। फिर उसके अलावा लोग जो अपनी दुकानें बंद करके जाते हैं, अगले दिन आकर पता चलता है कि जी उनकी दुकान से मोबाइल फ़ोन चोरी हो गए, कैश चला गया। फिर बहुत सारी वारदातों में सीसीटीवी फुटेजेस भी सामने आ जाती है। ये एक दिन का डाटा है, क्योंकि मैंने न्यूज़ बुलेटिन पढ़े हैं, मुझे पता है कि एक दिन के हमारे क्राइम ब्लॉक में ये तमाम चीज़ें होती हैं। मुझे ये बताइएगा, शहर में ये सब कुछ हो रहा है? अना बिल्कुल हो रहा है, और शायद मैं समझूंगा कि आगे हालात जैसे बन रहे हैं ये मज़ीद होगा, क्योंकि मैं इसकी प्रेडिक्शन करता हूँ कि आपके जैसे महंगाई बढ़ रही है, जैसे गुर्बत बढ़ रही है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, तो उसके बाद आपको ये मज़ीद जो है वो काम बढ़ता नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस की तरफ से, मैं गुज़िश्ता अगर 5 साल का आपको डाटा दूं तो 5 साल में पुलिस ने सिर्फ एक मुजरम जो था, जो मुलज़म था, जो बाद में मुजरम बना, उसको सज़ा दिलवाई गई। वो था साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के बहनोई के घर में वारदात करने वाला डाकू, जिसको पकड़ा गया और उसको सज़ा दिलवाई। उसके अलावा लाहौर पुलिस किसी भी एक जो गाड़ी चोरी करने वाले, कार चोरी करने वाले, घर में वारदात करने वाले, डाका मारने वाले या ताले तोड़ने वाले, मोटरसाइकिल छीनने वाले, किसी एक को सजा नहीं दिलवा पाए। एसएसपी साहब पास बिल्कुल, बैठे हैं। वो आप इनसे भी पूछ लें। सर मुझे बताइएगा कितनी हकीकत है इसमें? देखिए ना, मैं इसमें बड़ी कैटेगोरिकली ये बात करूंगा कि जब से ये दुनिया बनी है क्राइम मौजूद है। सो ये क्लेम करना जो अक्सर किया जाता है कि जी जुर्म ख़त्म कर दिया जाएगा, जुर्म कभी ख़त्म नहीं होता। जब इंसानी माशरे जब एग्जिस्ट करते हैं तो उसमें क्रिमिनल लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। मैं समझता हूँ इफ़ेक्टिव पुलिसिंग ये है कि क्राइम को कंट्रोल किया जाए टू इट्स मैक्सिमम। ये फैक्ट है कि ओवरऑल अगर हम कन्विक्शन रेट की तरफ जाएं तो ओवरऑल पंजाब में पुलिस का कन्विक्शन रेट कम है, और मैं समझता हूँ कि इसको बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन इसकी बहुत से और भी एस्पेक्ट्स हैं। अभी इरफान ने बहुत अच्छा एक बात की, उन्होंने सोशल एस्पेक्ट्स के ऊपर बात की है। क्राइम को कंट्रोल जो सिविलाइज्ड माशरे हैं वो सिर्फ पुलिसिंग के जरिए नहीं करते, बिकॉज दिस इज नॉट पॉसिबल। पुलिस की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उसने विद इन दोज रिसोर्सेज मैनूवर करना है, ऑपरेट करना है। सो हमें एक तो दीगर तमाम सोशल एस्पेक्ट्स को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा ताकि क्राइम की तरफ टेंडेंसी लोगों की कम हो सके या कंट्रोल हो सके। और दूसरी तरफ जो पुलिसिंग है, तो मैं समझता हूँ कि अब देखें, अब दो एस्पेक्ट्स, और मैं समझता हूँ उसमें पुलिस को एक क्रेडिट भी देना चाहिए कि लास्ट 2 and 3 ईयर्स में हमने एक काम कर दिया है, हमने फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR कर दी है। और ये वो चीज़ है जिसके ऊपर बड़ी बात की जाती थी कि हो गई है, लेकिन प्रैक्टिकली लोगों को प्रॉब्लम्स थे। अब लोगों को वो प्रॉब्लम्स नहीं है, सिवाय उन केसेस के कि अगर कोई शख्स मेरे पास आया और वो कहे कि अन्ना ने मुझसे 2 करोड़ रुपया ले लिया है, अब सिर्फ हम उसकी इंक्वायरी करते हैं पहले कि वेदर वो उन्होंने 2 करोड़ रुपये का फ्रॉड किया भी है या नहीं किया। अगर ऐसा साबित हो जाए तो हम FIR देंगे, नहीं होगा तो FIR नहीं देंगे। अदरवाइज जो ऑल अदर क्राइम है, जो तमाम कैटेगरीज हैं, हमने फ्री रजिस्ट्रेशन कर दी है। सो एक तो ये बहुत बड़ी वजह है कि यकदम जो नंबर ऑफ क्राइम है वो लाहौर में बढ़ गया। और दूसरी वजह जो अभी इरफान साहब ने बात की, मैं उससे एग्री करता हूँ कि येस देयर इज स्लाइट इंक्रीज एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर, देयर इज स्लाइट इंक्रीज इन स्ट्रीट क्राइम। इंशाल्लाह ताला हम उसके लिए पूरी, वी आर वेरी मच अवेयर ऑफ दैट, और हम उसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम्स कुछ ऐसी हैं कि अगर आपका क्राइम जो था वो आपने फ्री रजिस्ट्रेशन कर दिया और अब आपका क्राइम जो है वो 1,70,000 पे खड़ा है एकदम, और आपके पास जो पर तफ्तीशी जो केस है वो 350 आ रहा है, तो वो आप कैसे समझते हैं कि वो तफ्तीशी 350 केसेस के साथ इंसाफ करेगा? पॉसिबल ही नहीं है। सर मुझे माजरत के साथ आपसे लूप होल्स क्या समझते हैं? क्या हमारा इन्वेस्टिगेशन का वो लेवल नहीं है? क्या हम उतनी जल्दी काम नहीं कर पाते जितनी हमें ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू शहर में जो क्राइम सिचुएशन है उसको लेके? क्योंकि यहाँ बहुत लंबे लंबे प्रोलॉन्ग हो जाते हैं केसेस। सजा और जजा का निज़ाम उस तरह से नहीं है कि लोगों में डर खौफ हो कि भाई पुलिस है और अगर हमने चोरी या डकैती की तो हमारे साथ ये हो जाएगा। क्या समझते हैं, रीज़न क्या है? देखिए मैम, मैं समझता हूँ कि हमारा नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेशन सबसे ज़्यादा IOs का जो नंबर है वो सबसे पहले इंक्रीज़ किया जाए। चलो हमने इस सिलसिले में अपने हाई अप से रिक्वेस्ट की है, बारहा की है इंशाल्लाह ताला, और हमें उम्मीद भी है कि इंशाल्लाह ताला हमारा जो नई रिक्रूटमेंट होगी उसका नंबर ऑफ IOs बढ़ेगा। मैं समझता हूँ कि हम पुलिस को आइसोलेशन में देखना बंद कर दें। अगर हम समझते हैं कि एक पूरी एक कान है जो कोयले की कान है, तो उसमें हम चाहते हैं कि पुलिस
हीरा बन के जगमगाए। दिस इज पॉसिबल। व्हाट वी हैव टू डू इज कि हमें पूरे लीगल सिस्टम को ओवरहाल करना है। पुलिस अकेली कुछ नहीं कर सकती, हमारे साथ हमारी प्रोसिक्यूशन ने चलना है, हमारे साथ हमारी जुडिशरी ने चलना है। तो मैं समझता हूँ कि एक ओवरहाल लीगल सिस्टम की ओवरहालिंग ज़रूरी है। बिल्कुल। सो अगर हम इस तरफ कंक्रीट स्टेप्स लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि क्राइम को कंट्रोल करना इट्स नॉट अ डिफिकल्ट। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से यही वक्त है कि हमें इस तमाम चीज़ को संभाला देना है, और जो जो हमें रुकावटें नज़र आ रही हैं, जहाँ जहाँ चीज़ें हमें अपसेट नज़र आ रही हैं, उनको बेहतर करना है ताकि माशरे में अमन व अमान का क़याम मुमकिन हो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।